हेलो एवरीवन, मेरा नाम है एडवोकेट तेजस्विनी सिंह राजपूत और आज हम बात करने वाले हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में कि ये क्या होता है, कहाँ पे देखी जाती है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ पे देखी जाती है, मतलब जहाँ पे प्रेसिडेंट रूल करता है एक तरीके से। कहाँ पे देखी जाती है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है यूएसए। ठीक है, इससे पहले वाली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये कहाँ पे देखी जाती थी, हमारे इंडिया में देखी जाती है। आइए स्टार्ट करते हैं कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता क्या है और प्रेसिडेंट के पास क्या पावर्स होती हैं। अब हम बात करते हैं एक एक करके फीचर्स के बारे में कि क्या क्या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के फीचर्स होते हैं जो कि देखे जाते हैं यूएसए। सबसे पहले हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द सेंटर ऑफ गवर्नमेंट कौन होता है वहां पे होता है प्रेसिडेंट। जैसे यहाँ पे पीएम होते हैं, वहां पे प्रेसिडेंट होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज, मतलब इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा चूज किया जाता है। तो क्या करना होता है, उनको इलेक्ट करता है। कौन इलेक्ट करता है, इलेक्टोरल कॉलेज इलेक्ट करता है। कितने साल के लिए इलेक्ट करता है, तो 4 साल के लिए। 4 साल का टर्म होता है किसका, प्रेसिडेंट का। ठीक है, इसके अलावा अगर हम अगले फीचर की बात करें तो प्रेसिडेंट कांट रिमूव बाय कांग्रेस। देखिए, सबसे पहले हम अगर कांग्रेस की बात करें, जब हम अगर यूएसए में देखते हैं तो कांग्रेस का मतलब होता है, जैसे हमारे यहाँ संसद कहते हैं, संसद पार्लियामेंट होती है, वैसे ही वहां पे कांग्रेस होती है, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, तो अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो आप समझ जाइएगा जैसे कि यहाँ की संसद। तो प्रेसिडेंट कांट रिमूव्ड बाय कांग्रेस, मतलब ऐसे ही प्रेसिडेंट को वहां पे ऐसे ही नहीं निकाल सकते हैं, एक्सेप्ट इम्पीचमेंट। जैसा कि हमारे यहाँ इम्पीचमेंट का प्रोसेस है, वहां पे और ज्यादा वाइड में दिया हुआ है, बहुत ज्यादा टफ है वहां पे इम्पीचमेंट करना प्रेसिडेंट के खिलाफ। तो मतलब बहुत ही रेयर होता है कि वहां पे इम्पीचमेंट हो, लेकिन इम्पीचमेंट कर सकते हैं अगर उनने कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट किया या फिर कोई ऐसा काम किया जो कॉन्स्टिट्यूशन को का हनन हो रहा है, तो उनके लिए इम्पीचमेंट आता है, उससे वो रिमूव किए जा सकते हैं। अब हम अगर अगले फीचर की बात करें तो अगला फीचर क्या है, अगला फीचर है प्रेसिडेंट एंड हिज सेक्रेटरीज आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर कांग्रेस फॉर देयर एक्ट्स। यानी जैसे कि यहाँ पे पार्लियामेंट की हमने कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ी थी कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यानी प्रेसिडेंट और सेक्रेटरीज जो भी डिसीजंस लेते हैं वो कांग्रेस के लिए यानी वहाँ की संसद के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, मतलब उनकी कोई जवाबदेही नहीं होती। इसके अलावा अगर मैं सेक्रेटरीज की बात करूं कि इनको अपॉइंट और रिमूव कौन करता है, तो ये सिर्फ प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वही उसको अपॉइंट करते हैं और वही उनको रिमूव करते हैं। इससे कांग्रेस का कोई भी लेना देना नहीं होता। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज और बताना चाहती हूँ कि जो कैबिनेट होती है वो एक नॉन एडवाइजरी बॉडी होती है। हमारे इम्पोर्टेंट फीचर्स थे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के। अब हम थोड़ा सा वापस से पार्लियामेंट्री सिस्टम पे आ जाते हैं और मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में जान लेते हैं कि मेरिट्स और डीमेरिट्स आखिर हैं क्या हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम में। पहला, अगर हम मेरिट्स की बात करें तो हार्मनी बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, मतलब एक तरीके से एकता है हमारे लेजिस्लेचर में और एग्जीक्यूटिव में। ठीक है, और डीमेरिट क्या है इसका, अनस्टेबल गवर्नमेंट। अनस्टेबल गवर्नमेंट तो है ही, जैसे कि जरूरी नहीं है कि 5 साल की अगर सरकार है तो वो पूरे 5 साल चले। नो कॉन्फिडेंस मोशन कोई अगर सरकार ले आई तो फिर सरकार गिर जाती है, फिर दूसरी सरकार बनती है, बीच में से ही बन सकती है ऐसी सरकार, तो फिर अनस्टेबल गवर्नमेंट है। ठीक है, अगर हम दूसरे मेरिट पे आए तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, यानी रिस्पॉन्सिबल है ही, लोकसभा में हमको आंसर करना पड़ता है अगर हमने कोई भी गवर्नमेंट ने नई पॉलिसी बनाई हो तो उसके लिए जवाबदेही होना पड़ता है कि ये क्या है, पॉलिसी सही है या नहीं। इसके अलावा अगर हम डीमेरिट की बात करें तो नो कंटिन्यूटी इन पॉलिसी, यानी अगर कोई 5 साल सरकार चल रही है, वो पॉलिसी लेके आई, इसके बाद अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आया या सरकार गिर गई किसी रीजन से, तो फिर जब दूसरी गवर्नमेंट आएगी तो दूसरी पॉलिसी आएगी। इसलिए ये डीमेरिट में आता है क्या, नो कंटिन्यूटी इन पॉलिसी, मतलब कंटिन्यूअस कोई भी पॉलिसी नहीं चलती। मैं अगले मेरिट की बात करूं थर्ड की, तो प्रिवेंट डेपोटिज्म,
मतलब तानाशाही शासन नहीं है, मतलब हम इलेक्ट करके चूज करते हैं कोई भी नेता को, उसका मतलब होता है प्रिवेंट डेपोटिज्म। ठीक है। इसके अलावा डिक्टेटरशिप ऑफ कैबिनेट्स, मतलब जो कैबिनेट बोलता है उसको पीएम को मानना मैंडेटरी रहता है। ठीक है। इसके अलावा रेडी फॉर अल्टरनेटिव गवर्नमेंट, यानी वही अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाए या फिर कोई और किसी रीजन से सरकार गिर जाए तो फिर क्या होगा, दूसरी सरकार बन जाएगी हाल की हाल, मतलब अल्टरनेटिव रहता है हमारे पास, क्या रहता है, अल्टरनेटिव रहता है हाल की हाल नई गवर्नमेंट बनने का। ठीक है। इसके अलावा अगेंस्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स, इसका मतलब है अगेंस्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स का मतलब है कि कहीं ना कहीं फ्यूजन देखने को मिलता है लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के बीच में। जैसे कि हमने प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखा था, उसमें फ्यूजन नहीं था, दोनों ही लेजिस्लेचर हो चाहे एग्जीक्यूटिव हो, दोनों ही चीजें बिल्कुल अलग देखी जाती हैं वहाँ पे सेपरेशन रहता है, पूरी तरीके से सेपरेशन। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, अगेंस्ट है सेपरेशन के, जो सेपरेशन ऑफ पावर है उसके अगेंस्ट है, मतलब लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का फ्यूजन है हमारे इंडिया में। ठीक है। इसके अलावा वाइड रिप्रेजेंटेशन, ये तो हमने वैसे भी पढ़ा है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सबसे ज्यादा वाइड है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारी सबसे ज्यादा वाइड है, हमारी पूरी इंडिया से चुनकर जो लोग होते हैं वो पार्लियामेंट में होते हैं, मंत्री बनते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें गवर्नमेंट ऑफ एम्यूनिटीज, मतलब इसका डीमेरिट क्या है, देखिए अगर मान लीजिए अगर हम कोई भी किसी को भी वोट देते हैं हमारी कोई भी स्टेट से, कोई भी डिस्ट्रिक्ट से, तो वो जरूरी नहीं है कि उसको उस पॉलिटिक्स के बारे में पूरी जानकारी हो, लेकिन फिर भी हम उसे वोट देते हैं, वो पार्लियामेंट में जाता है, वो पॉलिसीज बनाता है। तो ये भी एक डीमेरिट है कि पॉलिटिक्स के बारे में ज्यादा जानकारी ना होने के बावजूद भी वो हम उसको वोट दे रहे हैं, वो चुन के आ भी रहा है, इलेक्ट भी हो रहा है। अब हमने हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम के मेरिट्स और डीमेरिट्स भी खत्म कर लिए हैं, और अब हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम का इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, उसके बाद हम समाप्त करेंगे। क्या टॉपिक है, रीजंस फॉर अडॉप्टिंग पार्लियामेंट्री सिस्टम। यानी इतनी सारी चीजें पढ़ी हमने, लेकिन क्या रीजंस थे हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को ही अपनाया और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को नहीं अपनाया। ठीक है, जान लेते हैं। पहला, फेमिलैरिटी विद सिस्टम, यानी देखिए जब हम ब्रिटिशर्स के अंडर थे, जब वो हम पे रूल किया करते थे, तब हमने उनके साथ काम भी किया था काफ़ी, हम काफ़ी चीज़ों के उनके रूल्स रेगुलेशन से क्या हो गए थे, फेमिलियर हो गए थे, उनकी चीज़ें बहुत अच्छे से जानने लगे थे, क्या क्या वो पॉलिसीज़ बनाते हैं, इन चीज़ों को जानने लगे थे। इसलिए हमने ये सिस्टम अपनाया। कौन सा, पार्लियामेंट्री सिस्टम। कहाँ पे देखा जाता है, जैसा कि मैंने बोला ब्रिटिशर्स के अंडर रहे हैं, तो कहाँ पे देखा जाता है, ब्रिटिश में देखा जाता है। ठीक है। इसके अलावा प्रेफरेंस फॉर मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी हमको जवाबदेही देने वाला कोई इंसान चाहिए था। हम चाहते थे कि कोई ऐसी गवर्नमेंट बने जो रिस्पॉन्सिबल हो, हम कह पाए कि ये पॉलिसी गलत है या सही है, हम रिस्पॉन्सिबल हों उस चीज़ के लिए, यानी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल रहे। ठीक है। इसके अलावा नीड टू अवॉइड लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव कॉन्फ्लिक्ट, हम क्या अवॉइड करना चाहते थे, हम अवॉइड करना चाहते थे कॉन्फ्लिक्ट्स को। किस किस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव के बीच में। जैसा कि हम यूएसए में देखते हैं कि जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर है उन दोनों के काम अलग अलग है, ऐसा हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ फ्यूजन में है, ताकि कोई भी गड़बड़ या दिक्कत ना हो किसी भी तरीके की। इसके अलावा नेचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, अगर हम बात करें कि हमारी इंडिया कितनी डाइवर्स है, तो लिंग्विस्टिक बेसिस पे डाइवर्स है, रिलीजियस बेसिस पे डाइवर्स है, अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग जाति के लोग हैं, अलग अलग भाषा के लोग हैं। इन सारी चीज़ों को देखते हुए, इन सारे नेचर को देखते हुए, हम हमारी इंडियन सोसाइटी को देखते हुए हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडेप्ट किया। ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने क्यों अडॉप्ट किया। इसके अलावा मेरिट्स और डीमेरिट्स भी अच्छे से समझ आए होंगे, और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी अच्छे से समझ आया होगा। हम अपनी वीडियो को यहीं विराम देते हैं, और अगला टॉपिक हमारा रहेगा फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम होता क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और
अगर आप देखना चाहते हैं कि हम किस में से किस टॉपिक वाइज ले रहे हैं, कैसे चैप्टर वाइज ले रहे हैं, तो मैं लक्ष्मीकांत से सारे चैप्टर वाइज पढ़ रही हूँ और आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। तो लक्ष्मीकांत ज़रूर बोरो करें और उसमें से पढ़ें। मैं सारे टॉपिक्स उसी में से लेके पढ़ा रही हूँ। और अगला टॉपिक रहेगा हमारा फेडरल सिस्टम। और थोड़ा सा लेट हो गया है वीडियो डालने के लिए, आई एम रियली सॉरी, कुछ रीजंस की वजह से। एंड आई होप आप मेरे से जुड़े रहेंगे और मेरे सब्सक्राइब करेंगे मेरे अकाउंट को, मेरे चैनल को और तेज बुक को। और इंस्टाग्राम पे भी मेरा एक तेज बुक नाम से ही चैनल है, उसको भी आप ज़रूर फॉलो, लाइक, कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।